हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है इसकी डेट 16 और 17 फरवरी है। समय बहुत कम बचा हुआ है और जीएस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो जीएस में जो करंट अफेयर है उसमें जो अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो बहुत सारे टॉपिक हैं और पूरा का पूरा जो करंट है उसको कवर कर पाना ये सभी के लिए असंभव होता है। लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ से प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम में बनते हैं। पिछली कई परीक्षाओं में जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहे हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और सबसे अधिक संभावना जहाँ से बनती है, उन्हीं प्रश्नों पर आधारित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीएस के मॉक सीरीज आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो इनको आप ज़रूर लगा लीजिएगा, एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। तो आज का जो मॉक टेस्ट नंबर 4 है इसको चलिए शुरू करते हैं और बहुत ही अच्छा ये टेस्ट रहेगा क्योंकि इसमें जो प्रश्न हैं बहुत ही सिलेक्टेड हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा, कोई भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और देखो, आप लोगों के लिए ना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है जिसमें हम विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत जो भी नई जानकारियाँ होंगी, वीडियोज़ के बारे में, आपके क्लासेज के बारे में, नई अपडेट्स के बारे में, पीडीएफ वगैरह सब कुछ हम उसी ग्रुप में शेयर करेंगे। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन होगा, सड़क सुरक्षा पर भारत स्थित रिपोर्ट 2024 को किसने जारी किया है। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत स्थित रिपोर्ट 2024 सड़क सुरक्षा पर किसने जारी किया है। आपके ऑप्शन में है नीति आयोग, बॉर्डर रोड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी दिल्ली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वो विकल्प डी रहेगा। हाल ही में सड़क सुरक्षा पर भारत स्थित रिपोर्ट को जारी किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा, ठीक है। देखो फ्रेंड, ध्यान देना कि ये जो रिपोर्ट आई है इसमें सड़क दुर्घटना में शीर्ष मृत्यु दर वाला जो राज्य है ये तमिलनाडु को बताया गया है, ठीक है। भारत में सड़क सुरक्षा में क्षेत्रीय असमानता है। 2021 में तमिलनाडु, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में प्रति 1 लाख लोगों पर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की दर सबसे ज़्यादा थी। ये 3 जो स्टेट हैं ये टॉप पर हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। और सबसे कम जो डेथ रेट है वो पश्चिम बंगाल और बिहार में है, यानी कि सबसे कम डेथ रेट कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की है। तो ये भी आप याद रखना। देखो, यहाँ पर कई पॉइंट मैं आपको ऐसे दूंगा कि जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो व्याख्या आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, डीआरडीओ ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट जिसको नाम दिया गया है अभेद, नाम याद रखिएगा, एग्जाम ये भी पूछ सकता है कि अभेद क्या है, ठीक है। और अगर पूछ लिया अभेद क्या है तो 4 विकल्प दे देगा, मुश्किल हो जाएगी। तो ध्यान देना कि अभेद क्या है। ये एक हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट है और इसे किसने बनाया है, इसे डीआरडीओ ने बनाया है। और इस जैकेट को बनाने में डीआरडीओ ने किसकी मदद ली है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की या फिर उपरोक्त कोई नहीं। तो देखो, ये जो अभेद नामक बुलेट प्रूफ जैकेट है इसे डीआरडीओ और साथ ही साथ आईआईटी दिल्ली ने मिलकर बनाया है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद है, भारत में जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई है। तो देखो, आपने देखा होगा कि आपके गांव में भी पाइप वगैरह लग रही होगी। 2024 तक ही ये मिशन पूरा होना था लेकिन पूरा नहीं हो पाया। अब उम्मीद की जा रही है कि इसे 1-2 वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा। फिलहाल भारत में जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो देखो 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि विकल्प बी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें उद्देश्य ये था कि 2024 तक हर घर जल नल कनेक्शन को उपलब्ध कराना, यानी कि घर घर में जल का एक नल कनेक्शन देना इस योजना का उद्देश्य था। और देश का जो पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना था वो गोवा बना था। हाल ही में 5वां राज्य बना है पंजाब, यानी कि अब तक कुल 5 राज्य ही ऐसे बन पाए हैं जहां पर हर घर जल प्रमाणित किया गया है, यानी कि हर घर में जल की सुविधा जो है उपलब्ध करवा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्यावरण और जो आपके बायोलॉजी पर आधारित प्रश्न होते हैं ना, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये जो प्रश्न होते हैं ये साइंस में भी आ जाते हैं। तो देखो, प्रश्न है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में कौन सीवीं, यानी कि क्रम यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सीवीं भारत वन स्थित रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया। तो देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसके पहले कब आया था, 2021 में आया था और इसे
प्रति 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। तो हाल ही में 2023 की जो रिपोर्ट है इसे 2024 में जारी किया गया है। किसके द्वारा? हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। कहाँ से जारी किया गया है? तो ये भी याद रखना कि इसे वन अनुसंधान संस्थान देहरादून से जारी किया गया है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और इसका जो आंसर रहेगा तो देखो 2021 में जो रिपोर्ट आई थी उसका क्रम था 17वीं रिपोर्ट थी वो, और अब 2023 की रिपोर्ट आई है इसका क्रम रहेगा 18वीं, यानी कि अब तक ये जो रिपोर्ट है ये 18 बार जारी की जा चुकी है। यहाँ पर ध्यान देना कि पहली भारत वन स्थित रिपोर्ट जो थी ये कब आई थी? 1987 में आई थी, और इसे आप जानते ही हैं कि इसे हर 2 साल में जारी किया जाता है। और ध्यान देना कि एग्ज़ाम में प्रश्न ये भी आ सकता है कि भारत में वन स्थित रिपोर्ट का संकलन और प्रकाशन कौन करता है, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि भारत में जो वन स्थित रिपोर्ट जारी होती है तो उसका संकलन और प्रकाशन कौन करता है। आपके ऑप्शन में रहेंगे कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय या फिर जल शक्ति मंत्रालय। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर आपको आंसर भी मिल जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसका प्रकाशन प्रतिवर्ष किया जाता है। प्रतिवर्ष नहीं होता है, प्रति 2 वर्षों पर किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान देना कि भारत वन स्थित रिपोर्ट कौन जारी करता है? केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। और ये जो है रिपोर्ट इसे वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के द्वारा जारी किया जाता है। तो मंत्रालय कौन सा है? केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लेकिन जारी कौन करता है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। ध्यान देना कि वन अनुसंधान संस्थान देश में वन और वृक्ष आवरण का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा और क्षेत्र आधारित राष्ट्रीय वन सूची का उपयोग करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना जो देश में वन और वृक्ष आवरण है उनका आकलन कैसे किया जाता है? तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा से इनका जो आकलन है वो किया जाता है। ध्यान देना ये अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कि देश में वन एवं वृक्ष आवरण कितना बताया जा रहा है। देखो हाल ही में 2023 की जो रिपोर्ट आई है ISFR की, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसमें देश में वन और वृक्ष आवरण की कुल जो क्षेत्रफल बताया जा रहा है वो कितना है? तो कुल मिला के 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर इसे आप प्रतिशत में देखेंगे तो प्रश्न ये बनेगा कि देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का यह कितने प्रतिशत है। तो देश में वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो ध्यान देना कि ये 25.17% है। इसके पहले जो रिपोर्ट आई थी 2021 में, यानी कि जो 17वीं रिपोर्ट थी, उसमें ये जो क्षेत्रफल था ये 21.71% था, जो कि अब बढ़कर बताया जा रहा है 25.17%। यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो वन और वृक्ष आवरण में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो ध्यान देना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोनों डेटा याद रखना 2021 का भी और 2023 का भी, ठीक है। देखो ये जो रिपोर्ट आई है ना, इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि देश में वन एवं वृक्ष आवरण ये कितना है? मैंने बताया आपको अभी 8,27,557 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 25.17%। ये रट लेना आप। 2021 की तुलना में कुल मिला के 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। वन में कितनी हुई है? वन में 156 वर्ग किलोमीटर, और वृक्षों में कितनी हुई है? तो 1,289 वर्ग किलोमीटर। 2023 में कुल वन आवरण जो है वो कितना है? 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 21.76%। और वृक्ष आवरण कितना है? तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 3.14%। ये आंकड़े जो होते हैं ये वन के लिए अलग हैं और वृक्ष आवरण के लिए अलग अलग हैं, तो इसको भी आप रट लीजिएगा। तीनों पॉइंट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। वो भारत के किस क्रम के पीएम थे? अच्छा ये बताओ कि फिलहाल हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो किस क्रम के हैं? तो देखो मोदी जी हो गए हैं 15वें क्रम के। तो इसके पहले कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो मनमोहन सिंह जी हो गए हैं 14वें क्रम के। तो ये आप याद रखना, ठीक है। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। तो भारत के 14वें प्रधानमंत्री और भारतीय आर्थिक सुधार के मुख्य वास्तुकार माने जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को निधन हो गया है 92 वर्ष की आयु में। अब देखो यहाँ पर जो बात हो रही है ना, ये व्यक्ति के क्रम में हो रही है, ठीक है, व्यक्ति के क्रम में हो रही है। तो 14वें बने थे कौन? 14वें बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और 15वें कौन है? हमारे वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी जी।
तो भारत के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का पद भी संभाला था। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का पद कब धारित किया था। तो ध्यान देना कि 1982 में। ठीक है। डॉक्टर सिंह ने वित्त मंत्रालय में सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर 1982 से लेकर 1985 तक, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है। तो ध्यान देना, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी डॉक्टर सिंह ने काम किया था। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI, जहां से आपका आधार बनता है, तो UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का पदभार किसने ग्रहण किया है। यहाँ पर सारे विकल्प इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से हो सकता है कि कोई भी एक प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। संजय मल्होत्रा, विपुल कुमार और भुवनेश कुमार। फिलहाल UIDAI के जो वर्तमान में CEO बने हैं वो बन गए हैं भुवनेश कुमार। अब संजय मल्होत्रा आपको पता ही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर बने हैं। 25वें कौन थे? शक्तिकांत दास थे, उनकी जगह पर आ गए हैं संजय मल्होत्रा। और विपुल कुमार ये कौन है? ये CRPF के नए DG बनाए गए हैं विपुल कुमार। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और ध्यान देना कि उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं भुवनेश कुमार। इन्होंने 2 जनवरी 2025 को UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो अमित अग्रवाल का स्थान लिया है। ठीक है। अब देखो, ये जो अमित अग्रवाल है ना, इन्हें भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग का सचिव बनाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है कि UIDAI के किस मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये जो UIDAI है ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ध्यान देना कि ये आता है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। विकल्प B आपका यहाँ पर करेक्ट है। ध्यान देना कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI की स्थापना होती है कब? 2009 में। केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग है, इसी के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। 2015 में UIDAI को तत्कालीन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्तमान में यह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि MEITY के अधीन काम कर रहा है। ठीक है। और इसे 2016 में आधार यानी कि वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम 2016, जिसे कहेंगे आप आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, 1 जनवरी 2025 की मध्यरात्रि को आधिकारिक तौर पर कौन कौन से देश यूरोपीय संघ EU के शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं। यहाँ पर देखो, ध्यान देने की बात यहाँ पर क्या है कि यूरोपीय क्षेत्र यानी कि जो आपका EU है, यूरोपियन यूनियन, उसमें कितने देश हैं? शेंगेन क्षेत्र क्या है? ये 2 पॉइंट तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो आप ये समझिए कि जो ये 2 देश शामिल हुए हैं कौन कौन से हैं। तो 1 जनवरी 2025 की मध्यरात्रि को आधिकारिक तौर पर 2 देश रोमानिया और बुल्गारिया यानी कि विकल्प D आपका करेक्ट होगा। ये 2 देश हैं जो कि EU के शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं। तो ध्यान देना यहाँ पर कि रोमानिया और बुल्गारिया 1 जनवरी 2025 की मध्यरात्रि को आधिकारिक तौर पर EU के शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं। अब तक दोनों देशों के पास शेंगेन क्षेत्र की आंशिक सदस्यता थी। अब साइप्रस और आयरलैंड को छोड़कर यानी कि 2 देश और बचे हैं। देखो, EU में ना कुल सदस्य देश कितने हैं? तो 27 हैं और इसमें 25 देश शेंगेन में शामिल हो चुके हैं। कौन से 2 देश शामिल नहीं हैं? तो एक साइप्रस और एक आयरलैंड, ये 2 देश अभी शामिल नहीं हैं। शेंगेन क्या है? देखो, ये जो शेंगेन क्षेत्र होता है इसमें जो सदस्य बनते हैं देश, तो उनके नागरिकों को बिना किसी जांच और सीमा प्रतिबंध के काम, व्यवसाय, पर्यटन आदि उद्देश्यों के लिए दूसरे देश की यात्रा करने की निःशुल्क सुविधा उनको मिल जाती है। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की फसल बीमा योजना, ध्यान देना इसको कि ये केंद्रीय क्षेत्र की जो फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से इसे आप जानते हैं, और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को कितने सालों के लिए बढ़ा दिया है। तो एग्जाम में सीधे सीधे भी पूछ सकता है आपसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कितने वर्ष के लिए एक्सटेंड किया गया है। तो 1 साल के लिए। विकल्प A आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो केंद्र सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की फसल बीमा योजना यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 1 साल बढ़ाकर इसे अब 2025-26 तक कर दिया है।
देखो 2021-22 से 2025-26 तक दोनों योजनाओं के लिए कुल आवंटन कितना हुआ है? 69,515.71 करोड़ रुपए। दोनों योजनाएं एक फसल बीमा योजना है और इसमें बीमित किसानों को कुछ नियमों और शर्तों के तहत फसल को नुकसान होने की स्थिति में क्या मिलता है? मुआवजा मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान को अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण फसल के नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाता है, और ये जो पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना है इसमें किसान को प्रतिकूल मौसम स्थितियों जैसे कि वर्षा, तापमान, पाला, आर्द्रता आदि के कारण होने वाली फसल की हानि के विरुद्ध बीमा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा होगा और देखो याद रखना इसको भी कि प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उपज अनुमान प्रणाली जिसको नाम दिया गया है यस-टेक। ध्यान देना ये जो यस-टेक है क्या है? यस-टेक है उपज अनुमान प्रणाली, यानी कि कितनी पैदावार हो सकती है ये अनुमान लगाना यस-टेक के अंतर्गत किया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यस-टेक खड़ी फसलों की उपज का आकलन करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग करती है? तो एग्ज़ाम में आ सकता है कि यस-टेक जो है ये किस तकनीकी पर आधारित है। तो यस-टेक जो है ना ये रिमोट सेंसिंग पर आधारित होता है। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो देखो प्रौद्योगिकी का उपयोग कर उपज अनुमान प्रणाली जिसको कहेंगे यस-टेक खड़ी फसलों की उपज का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीकी का उपयोग करती है। सरकार खड़ी फसलों की उपज का अनुमान लगाने के लिए सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण GCES का उपयोग करेगी। GCES में यस-टेक का भार कितना होगा? न्यूनतम 30% होगा, न्यूनतम 30% होगा। और हो सकता है कि एग्जाम में ये भी आपसे पूछ ले कि हाल ही में प्रौद्योगिकी आधारित परियोजना जिसका नाम है यस-टेक, तो यस-टेक को 100% अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये जो प्रौद्योगिकी है यस-टेक इसको 100% अडॉप्ट कर लिया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। वर्तमान में ये जो यस-टेक परियोजना है ना ये 9 राज्यों में लागू हो रही है। 9 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, अपना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, और साथ ही साथ कर्नाटक में। ठीक है, तो याद रखना कि ये 9 राज्य हैं, इसमें यूपी भी शामिल है। तो मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जिसने 100% इस योजना को अपना लिया है। संतोष ट्रॉफी, बहुत ही अच्छा प्रश्न। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का विजेता कौन बना है? तो देखो ये जो 78वां संस्करण है इसको जीत लिया है पश्चिम बंगाल ने, और उपविजेता बना है केरल। केरल को हराकर पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी का जो 18वां 78 नंबर का जो एडिशन है 78वां संस्करण उसको जीत लिया है। तो ध्यान देना कि संतोष ट्रॉफी के इतिहास की सबसे सफल टीम बन गई है पश्चिम बंगाल, और फिलहाल पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। पश्चिम बंगाल की यह 33वीं संतोष ट्रॉफी थी। ठीक है, अब तक जो है पश्चिम बंगाल संतोष ट्रॉफी को 33 बार जीत चुका है, ये आप जरूर याद रखना। संतोष ट्रॉफी 2024-25 का जो 78वां संस्करण था इसका जो फाइनल था वो 31 दिसंबर 2024 को तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित GMC बालयोगी स्टेडियम में खेला गया। ये है क्या? तो संतोष ट्रॉफी जो है ये एक अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित भारत में सीनियर पुरुषों के लिए एक घरेलू राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो फुटबॉल से संबंधित है, याद रखना। और 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने जीता है। इसके बाद घरेलू मवेशी तथा भेड़ पालन से किस गैस का उत्सर्जन होता है? ये देखो ये प्रश्न साइंस में भी आएगा, EVS में भी आएगा और भूगोल में भी आ सकता है। तो देखो मेथेन गैस, ठीक है, पशुपालन से मेथेन गैस पैदा होती है। विकल्प बी सही होगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये भी आ सकता है, तो ये मिलेगा आपको राजस्थान में। विकल्प बी सही है। और ध्यान देना कि भारत का, अच्छा ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे कि अब तक भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं? तो कुल मिला के 56। और 56वां कौन सा था? तो 56वां घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बना है। ध्यान देना यहाँ पर कि राजस्थान का जो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है इसे 55वां, मध्य प्रदेश का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व 54वां, और उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व को 53वां 53rd नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ध्यान देना कि अब तक कुल 56 बाघ अभयारण्य घोषित हो चुके हैं। ये जो बाघ अभयारण्य होते हैं उनकी देखरेख कौन करता है?
तो देखो ये जो देख रेख होता है ना, ये NTCA के द्वारा किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा। ध्यान देना कि भारत में दुनिया का 80% बाघ आबादी रहती है, यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी बाघ हैं उसके 80% तो भारत में ही पाए जाते हैं। और इसके पहले जो बाघ जनगणना हुई थी 2018 वाली, उसके अनुसार हर 4 साल में एक बार ये होती है बाघ गणना। तो 2014 में ये जो रिपोर्ट थी, तो 2226 की तुलना में 2018 में कुल 2967 बाघ हो गए हैं। कितने? 2018 तक 2967 बाघ थे। अब देखो आपके लिए एक प्रश्न होगा और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना ही लिखना है, जरूर लिखिएगा। प्रश्न ये है कि भारत सरकार की एसटेक परियोजना कितने राज्यों में शुरू की गई है? क्योंकि इसका उत्तर ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं, तो प्लीज़ इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। अगर ध्यान से आपने वीडियो को देखा होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे। यहाँ पर विकल्प में है 5 राज्य, 6 राज्य, 7 राज्य, 8 राज्य या फिर 9 राज्य। तो एसटेक परियोजना कितने राज्यों में स्टार्ट की गई है, इसका उत्तर लिखिएगा। और देखो इससे संबंधित जो डेली क्विज हैं, वीडियो अपलोडिंग टाइमिंग हो गई, कोई नई चर्चा होगी, नई जानकारी होगी, सारी चीज़ों के लिए आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के दिया जा रहा है। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक पहले कमेंट में आपको मिलेगा। और ये सीरीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा और नीचे कमेंट में आप इसका आंसर लिखिएगा और सीरीज़ के बारे में आपकी क्या राय है हमें अवगत जरूर कराइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ये जो सीरीज़ है यहाँ तक आपकी पहुँच कैसे बनी है, हमें जानना आपसे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।